नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है 7 के समीकरण का। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में इन दिनों सपा विधायक आजम खान को लेकर सियासत जारी है। आजम को लेकर विरोधियों के निशाने पर आए अखिलेश का हर दांव फेल नजर आ रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पहली बार आजम विवाद को लेकर चुप्पी तोड़ी है। आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है और उनकी जमानत का प्रयास करेगी। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था। मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। देखिए, वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर के गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लगे। दरअसल आजम खान पर अखिलेश यादव का बयान तब सामने आया है जब सीतापुर जेल में आजम से मिलने का दांव फेल हो गया। आज जेल में बंद आजम से मिलने के लिए सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में सपा का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, लेकिन आजम ने बीमारी का हवाला देते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया। आजम से मिलने के लिए सपा नेताओं ने काफी इंतजार किया। कई बार आजम को खबर भिजवाई गई, लेकिन आजम ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके बाद अखिलेश की टीम को सीतापुर जेल से बेरंग ही लौटना पड़ा। इससे ये तो साफ हो गया कि अब आजम खान किसी भी सूरत में अखिलेश यादव के साथ रहने के मूड में नहीं है, क्योंकि 22 अप्रैल को आजम खान ने सीतापुर जेल में अखिलेश के खिलाफ बगावत अपनाए हुए चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि अब आजम खान ने सपा छोड़ नई पारी का मूड बना लिया है, सिर्फ ऐलान बाकी है। जब आजम ने मुलाकात से इनकार किया तो सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा सरकार पर ही जमकर बरसने लगे। खुलकर आजम पर तो कुछ नहीं कह सके, लेकिन सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। यहां तक कि सपा विधायक ने यहां तक कह दिया कि जेल में आजम की हत्या हो सकती है। हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए, और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने ही तो हम लोगों को भेजा है कि यहाँ पर आजम खान साहब से मिलने के लिए। अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न, दमन, जुल्म, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है, और अखिलेश यादव जी उनके चुनाव क्षेत्र में उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे। हम लोग आजम खान साहब की अगुवाई में विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। अमेठी में महिला दरोगा की संदिग्ध मौत के बाद अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। गोसाईगंज में रश्मि यादव के परिवार से अखिलेश ने मुलाकात के बाद सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और तीखा हमला बोला। जाति कार्ड खेलते हुए अखिलेश ने कहा कि रश्मि यादव की जाति को लेकर उन पर पॉलिटिकल प्रेशर था, क्योंकि हर जगह मुख्यमंत्री की जाति के लोग बैठे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि इस सरकार में पुलिसकर्मी काफी दबाव में काम कर रहे हैं। पर जिम्मेदारी और भरोसा ये है कि वो जनता की सुरक्षा करेंगे, लेकिन क्या परिस्थितियां बनती हैं, और ये पहली घटना नहीं है जहां पर पुलिस को आत्महत्या करनी पड़ रही है। ऐसे कई जगह हैं जहां पर पुलिस पर प्रश्न लगे हैं, और प्रश्न क्यों नहीं लगे हैं? क्योंकि पुलिस से पॉलिटिकल काम लिया जा रहा है। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें पूरी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सरकार को चुनाव जिताएं। इससे पहले भी पंचायत के चुनाव आपने देखे होंगे कि जहां पर पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी कि कौन पर्चा भरेगा, कौन पर्चा नहीं भरेगा, लेकिन किन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई
और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारियाँ मिली हैं, वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था। तो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है, उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पा कर के आए, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने पर देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। अमेठी में सीएम योगी पर अखिलेश के बयान पर घमासान भी शुरू हो गया है। भाजपा ने इस मामले को लेकर अखिलेश पर पलटवार किया है और अखिलेश पर घटनाओं को राजनीति के चश्मे से देखने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव जी के चिंतन में जाति से आगे अभी भी कुछ नहीं जाता है। बार बार गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की जाति बचा करके वो अपमानित करने का प्रयास करते हैं। लगता है कि चुनाव परिणाम से शायद उन्होंने कोई सबक सीखा नहीं और आज स्वयं वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाओं के बाद कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जहां उनको अपना सजातीय कोई दिखाई पड़ता है वहां तुरंत लाश पर रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जी को अपनी राजनीति के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और ये जाति का चश्मा हटाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही लगातार उनका पतन, उनकी पार्टी का पतन लगातार होता रहेगा। और प्रयागराज में हत्याकांड पर सियासत जारी है। थरवई इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से राजनीति गर्मा गई है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। कल शिवपाल के बाद आज समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने घटना स्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और सरकार से मुआवजे की मांग की। इतना ही नहीं, यहाँ नेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा डेलीगेशन ने आज मुलाकात की प्रयागराज में पीड़ित परिवार से। टीएमसी के नेता भी परिवार से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन से पहले ही कल शिवपाल यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। प्रयागराज में घटनास्थल पर पहुंचकर सपा प्रतिनिधिमंडल ने मौके पर मौजूद अफसरों से भी पूरी जानकारी ली और मामले को सदन में उठाने की बात कही। सपा नेताओं ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज प्रयागराज में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और ये कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव के निर्देशानुसार हम लोग प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए। सभी विधायक यहाँ के हैं और हम पीड़ित परिवार से मिले। इनका लड़का एक बचा हुआ है। एक गरीब परिवार के लोग हैं। जिस तरह से जघन्य कांड हुआ है पर अभी तक इसका कोई पर्दाफाश ये नहीं कर सके। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं मगर उसका भी कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। तो हमें पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं है। और इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद हमारे बहुत चिंतित हैं कि ये इलाहाबाद में क्यों इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं। कोई नौजवान यहाँ फांसी लगा लेता है, किसी गरीब के घर में 5-5 हत्याएं कर दी जाती हैं घिनौने तरह से। तो ये पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और हम इलाहाबाद के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है और इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी गंभीरता से लिया। समाजवादी पार्टी के अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी आज प्रयागराज में पीड़ित परिवार से मिला। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। तो इस सामूहिक हत्याकांड पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज मुलाकात करने के लिए पहुंचा, बल्कि टीएमसी का भी 5 सदस्यीय जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करने के लिए पहुंचा पीड़ित परिवार से और मामले की सीबीआई जांच करने की मांग भी सरकार से की। ये मांग हम सेंट्रल गवर्नमेंट की और यूपी गवर्नमेंट की और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की और
कोर्ट की ओर, नेशनल वीमेंस कमीशन की ओर, नेशनल जो चिल्ड्रंस राइट प्रोटेक्शन कमीशन की ओर, हर जगह और देश की जनता की ओर हम ले जाने की कोशिश करेंगे। इस बलात्कार की कंप्लेन क्यों लॉन्च नहीं हुआ, सीबीआई का जांच का क्यों अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ, जो एक्यूज इसको लगता है उसको क्यों कस्टडी में लेके पूछताछ चालू नहीं हुआ, केस क्यों उसके कहने पर चालू नहीं हुआ, ये हम चाहते हैं कि प्रेशर हम डालेंगे। और प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड से जुड़ी खबर, मामले में सूचना देने वाले को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। हत्याकांड के खुलासे में जुटी हैं 7 टीमें, एसएसपी ने बताया। कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। सीसीटीवी सर्विलांस पर गंभीरता से काम जारी है। एसएसपी अजय कुमार ने घटना के खुलासे के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस सूचना जो देगा, इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण क्लू देगा, उसे 25,000 रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। तो आपको बता दें, प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बाद लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि उस जघन्य अपराध के पीछे कौन लोग थे। और अब पुलिस ने भी ये अपील की है, इनाम घोषित कर दिया है 25,000 रुपए का। जो भी क्लू देगा, जानकारी देगा, हिंट देगा पुलिस को, उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए, प्रयागराज के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या के बाद भी इस मामले में दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद सीबीआई जांच की मांग भी तेज होने लगी है। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में कोई भी सूचना, एक क्लू देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम देने की बात कही है। साथ ही मामले का खुलासा करने के लिए 7 टीमों को गठित किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के थरवई इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में पुलिस के हाथ दूसरे दिन भी खाली हैं। पुलिस इस मामले में अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिरकार पूरे परिवार को किसने बेरहमी से मौत के घाट उतारा, उसका मकसद क्या था, क्यों पूरे परिवार की हत्या की गई, कातिलों की संख्या कितनी थी, और इसके साथ साथ अभी तक ये भी पता नहीं चल सका है कि क्या परिवार की 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। बहरहाल इस घटना को लेकर जो पूरा इलाका है उसमें गम है, गुस्सा है, परिवार में अब भी मातम का माहौल है। आप देख सकते हैं कि अब भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जो पूरा का पूरा मकान है उसको सील कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके को। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस अफसरों का यह दावा है कि उन्होंने 12 लोगों को हिरासत में ले रखा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किसने पूरे परिवार का कत्ल किया है, क्या मकसद था। लगातार गश्त कराई जा रही है ताकि कानून व्यवस्था को लेकर कोई खराब स्थिति पैदा ना हो सके, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से काबू में रहे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि घटना के 2 दिन बीतने के बावजूद पुलिस के खाली हाथ तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो। इस बात का पता लगना ही चाहिए कि आखिरकार पूरे परिवार का कत्ल किसने किया, क्यों किया, और जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं और जो पीड़ित परिवार है वो इस पूरे मामले में कई मांगे रख रहा है। क्या मांगे हैं, इस बारे में हम बात करते हैं कि परिवार के जो जीवित सदस्य हैं सुनील, जो कि मृतक राजकुमार के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, जो उस दिन घटनास्थल पर नहीं थे, इस वजह से उनकी जान बच गई। सुनील, क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहता हूँ सीबीआई जांच हो और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारा फेस टू फेस बात हो। और हमारी एक बेटी है 3-4 साल की, उसको पढ़ाई लिखाई प्लस जो है हमको एक नौकरी और 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। सीबीआई जांच चाहते हैं? जी सर, सीबीआई जांच, इसका ये केस जो है खुलासा हो जल्द से जल्द। परिजनों ने जो तहरीर दी थी उस पर मुकदमा कायम किया गया है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वेजाइनल स्लाइड और वेजाइनल स्वैब भेजा जा रहा है। अगर कुछ अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो समुचित धाराएं तरमीम जरूर की जाएगी, उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा और यदि ऐसा
लग रहा है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट से दोनों कोरोबरेट हो रहे हैं, तो ज़रूर इसमें धारा का तरमीम किया जाएगा। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ सोनू ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज कर दी थी। साथ ही उन्हें एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद आरोपी आशीष मिश्र ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। सोमवार को कोर्ट की दी गई डेडलाइन की आखिरी तारीख थी, लेकिन इससे पहले ही रविवार को आशीष मिश्र कोर्ट पहुंचा और अपना सरेंडर किया, जिसके बाद आरोपी को एक बार फिर जेल भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि आरोपी आशीष मिश्रा 25 अप्रैल को ही कोर्ट में सरेंडर करने वाला है। और बिजली आपूर्ति को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। 24 घंटे बिजली देने की तैयारी को लेकर योगी सरकार ने अगले 5 साल का प्लान बना लिया है। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगरों में 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है। दरअसल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन करके प्रावधान किए हैं, जिसमें प्रदूषण को देखते हुए नए कानून में 5 साल के अंदर डीजल से चलने वाले जनरेटर हटाने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही महानगरों, शहरों को नो ट्रिपिंग जोन भी बनाना होगा। खबर है लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के कार्यक्रम में डॉक्टर्स को कई सलाह दी और कहा कि एक डॉक्टर को अस्पताल को ही अपना घर और दफ्तर समझना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि बहुत जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक आज चिकित्सकों के कार्यक्रम में पहुंचे और कई सारी बातें कही। आप लगातार जो अस्पतालों का निरीक्षण करें, उस पर भी निर्देश आपने दिए। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के कार्यक्रम में आए हैं और सभी चिकित्सकों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि हम सब परिवार की तरह काम करें। मरीजों को इस प्रकार हम संतुष्ट करके भेजें जैसे उनके परिवार के सदस्य हैं हम, और हम लोग पूरी मदद करें उनकी, और सरकार उनके साथ खड़ी है। कुछ मांगे भी इन्होंने रखी हैं, जो इन्होंने कहा हम कर सकते करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आपने कई जहाँ जहाँ आपने छापा मारा उसका भी जिक्र किया कि उससे क्या सोशल मीडिया पे क्या इमेज बनती है। दरअसल क्या है ना कि अस्पताल परिसर हमारे लिए बेहतर हो, सुव्यवस्थित हो, मरीजों की हम सारी चिंता करें, उनको पानी, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, दवाइयाँ, खासकर टीबी, हम 2025 तक टीबी को भगा देंगे, सारे टीबी मरीजों को गोद दे लें। अच्छा, उस पर फोकस है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं अस्पतालों में भी रहती है। बजट हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि सारा इंतजाम हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबको मिलकर काम करना है और कोशिश यही करनी है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर किया जाए, मरीजों को अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं अस्पतालों में मिल सकें। कैमरा वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। इन दोनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस फिर से छिड़ गई है। इस बीच गाजियाबाद में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेश कश्यप ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी वकालत की है। गृह मंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये कहा कि सबसे पहले उत्तराखंड में उसे लागू किया जाए। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ये कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जल्दी लागू किया जाएगा। तो क्या रूपरेखा है इसकी, कब तक ये करने की उम्मीद है आप लोगों की तरफ से? गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी देश के गृह मंत्री भी हैं और राष्ट्र के बहुत बड़े प्रहरी भी हैं, जो समय समय पर देश के लिए बड़े फैसले लेकर देश की जनता के लिए नए नए काम, नए नए सुविधाएं देते रहते हैं। यदि उन्होंने देश में एक सिविल कोड बनाने का कोई सिलसिला शुरू किया है, बात शुरू की है, निश्चित है देश की जनता को भरोसा करना चाहिए कि एक सामान्य ऐसी आदर्श संहिता बननी चाहिए जिसके माध्यम से देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से रहने का, समान रूप से नियमों का, कानूनों का पालन करने का की बाध्यता होनी चाहिए।